नमस्कार। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं बल्कि भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भौगोलिक विचारधाराओं के प्रणेता और संस्थापक पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, और इसमें हम कुछ बहुत ही जरूरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। बिल्कुल, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस विषय की गहराई से पड़ताल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर, एराटोस्थेनीज या फिर हिकैटियस। इसका सही उत्तर है हिकैटियस। हिकैटियस। अच्छा, तो इनके बारे में कुछ और बताइए। इन्हें ही भूगोल का पिता क्यों माना जाता है? देखिए, उन्हें भूगोल का पिता इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जो ज्ञात दुनिया थी उसका एक व्यवस्थित वर्णन प्रस्तुत किया था। अच्छा, एक तरह से उसे ऑर्गेनाइज किया। हाँ बिल्कुल। उनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जस पीरियोडस, जिसका मतलब एक है पृथ्वी का वर्णन। वो असल में एक यूनानी इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे जो मिलेटस शहर में रहते थे। और शायद उन्होंने नक्शों पर भी काम किया था। सही पकड़ा। उन्होंने पहले के जो ज्ञात मानचित्र थे उनमें से एक को और बेहतर बनाया था। वो नक्शा एनेक्सिमेंडर ने तैयार किया था। और एक और दिलचस्प बात, उन्होंने दुनिया को 2 महाद्वीपों में बांटा था, यूरोप और एशिया। बहुत खूब। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? विकल्प हैं एराटोस्थेनीज, हिपार्कस, हिकैटियस या हेरोडोटस। इसका सही जवाब है एराटोस्थेनीज। तो अगर हिकैटियस जनक थे तो एराटोस्थेनीज ने इसे एक डिसिप्लिन बनाया, है ना? बिल्कुल सही। इसीलिए एराटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। उन्होंने भूगोल के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए। जैसे कि सबसे बड़ा योगदान तो ये था कि उन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी की परिधि की सर्कमफ्रेंस की लगभग सटीक गणना की थी। कमाल है उस जमाने में। हाँ, और वो अलेक्जेंड्रिया की जो प्रसिद्ध लाइब्रेरी थी उसके मुख्य लाइब्रेरियन भी थे। उन्होंने ही अक्षांश और देशांतर रेखाओं की एक प्रणाली विकसित की थी। अच्छा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जी, इसी वजह से उन्हें भूगणित यानी जियोडेसी का जनक भी माना जाता है। बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शंस हैं हिकैटियस, हेरोडोटस, एराटोस्थेनीज, एनेक्सिमेंडर। जैसा हमने अभी बात की, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग एराटोस्थेनीज ने ही किया था। और इस शब्द का मतलब क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये जानना भी दिलचस्प है। ज्योग्राफी का शब्द असल में 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो, जिसका अर्थ है पृथ्वी, और दूसरा ग्राफोस। सही। ग्राफोस का अर्थ है वर्णन करना। तो इस तरह ज्योग्राफिका का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। एराटोस्थेनीज ने इस शब्द का प्रयोग करके भूगोल को एक अलग पहचान दी, एक अलग विज्ञान के रूप में स्थापित किया। बिल्कुल। उन्होंने इस नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी जो अब तो खो चुकी है, लेकिन उसके कुछ हिस्से दूसरे लेखकों के कामों में मिल जाते हैं। अच्छा, तो इसी आधार पर अगला प्रश्न है, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या की गई है? पहला विकल्प है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। दूसरा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तीसरा, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, शाब्दिक अर्थ के आधार पर जो सही परिभाषा है वो है पहली वाली। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। तो ये सबसे मौलिक परिभाषा हुई। हाँ, ये भूगोल के मूल को दर्शाती है। बिल्कुल। सबसे पारंपरिक परिभाषा यही है। इसमें पृथ्वी की सतह पर मौजूद भौतिक विशेषताएं जैसे पहाड़, नदियां, मैदान, महासागर, ये सब शामिल हैं। और मानव निर्मित चीजें भी। हाँ, शहर, सड़कें, खेत, वो भी शामिल हैं। हालांकि आज का आधुनिक भूगोल सिर्फ वर्णन नहीं करता, बल्कि वो ये विश्लेषण भी करता है कि ये चीजें वहां क्यों और कैसे मौजूद हैं। समझ गया। अब एक कथन पर आधारित सवाल है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था? आपके विकल्प हैं टॉलमी, कांट, वरेनियस या टेलर। ये कथन वरेनियस का है। वरेनियस, ये कौन थे? बर्नहार्डस वरेनियस एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। उनका एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जियोग्राफिया जनरालिस। ये किताब 1 सदी से भी ज्यादा समय तक एक मानक पाठ्य पुस्तक रही थी। अच्छा,
तो इनका योगदान काफी बड़ा था। बहुत बड़ा। उन्होंने ही भूगोल को दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया था, सामान्य भूगोल यानी व्यवस्थित भूगोल और विशेष भूगोल मतलब क्षेत्रीय भूगोल। और ये कथन कि पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन, इसका क्या मतलब? वो कथन उस समय की भू केंद्रित यानी जियोसेंट्रिक सोच को दिखाता है। ठीक है। अगला कथन है भूगोल भूतल का अध्ययन है। यह किसने कहा? टॉलमी, कांट, वरेनियस या हम्बोल्ट? ये कथन कांट ने कहा था। इमानुएल कांट, वो तो एक दार्शनिक थे। हाँ, वो एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे, लेकिन उन्होंने भौतिक भूगोल पर भी बहुत व्याख्यान दिए थे। कांट का मानना था कि ज्ञान को दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे? एक तो तार्किक मतलब विषय के अनुसार, और दूसरा भौतिक यानी समय और स्थान के अनुसार। तो उनके हिसाब से इतिहास समय का अध्ययन है, जबकि भूगोल स्थान का अध्ययन है। बहुत दिलचस्प। तो भूतल का अध्ययन से उनका मतलब था कि भूगोल पृथ्वी की सतह पर मौजूद घटनाओं का अध्ययन करता है। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं विचारधाराओं पर। भौगोलिक विचारधाराओं में नव नियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? विकल्प है फ्रेडरिक रैटज़ल, ग्रिफिथ टेलर, फेब्रे या विडाल डी ला ब्लॉश। नवनियतिवाद के प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। और ये नवनियतिवाद क्या है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे रुको और जाओ नियतिवाद मतलब स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। रुको और जाओ, ये तो ट्रैफिक सिग्नल जैसा लग रहा है। हाँ, और उदाहरण भी वैसा ही है। ये विचारधारा असल में पर्यावरणीय नियतिवाद और संभववाद के बीच का एक मध्य मार्ग है। मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश। सही। इसके अनुसार प्रकृति मनुष्य के लिए संभावनाएं तो प्रस्तुत करती है, लेकिन साथ ही कुछ सीमाएं भी निर्धारित करती है। ग्रिफिथ टेलर एक ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता थे और उनका कहना था कि मनुष्य पर्यावरण को बदल तो सकता है, लेकिन प्रकृति द्वारा तय की गई दिशा से बहुत दूर नहीं जा सकता। समझ गया। अब अगला कथन वर्तमान भूत की कुंजी है। ये कथन किस विद्वान का है? डटन, जेम्स हटन, डेविस या वॉल्टर पैंक? यह बहुत प्रसिद्ध कथन है और ये जेम्स हटन का है। जेम्स हटन। और ये कथन भूविज्ञान के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यह भूविज्ञान के एक मूल सिद्धांत को बताता है, जिसे एकरूपतावाद या यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ सरल शब्दों में? इसका मतलब है कि जिन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने अतीत में पृथ्वी को आकार दिया, जैसे नदियों का कटाव या ज्वालामुखियों का फटना, वो आज भी उसी तरह काम कर रहे हैं। तो अगर हमें अतीत को समझना है तो हमें वर्तमान को देखना होगा। अच्छा, मतलब वर्तमान की प्रक्रियाओं को समझकर हम भूतकाल का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। इस सिद्धांत ने पृथ्वी की आयु और उसके भूवैज्ञानिक इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। इसीलिए जेम्स हटन को आधुनिक भूविज्ञान का जनक भी माना जाता है। ठीक है। अगला सवाल है स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। यह कथन किसका है? वॉल्टर पैंक, W.M. डेविस, L.C. किंग या पेल्टियर? ये कथन W.M. डेविस का है। W.M. डेविस। और ये कथन उनकी किस सिद्धांत से जुड़ा है? ये उनके अपर्दन चक्र यानी साइकिल ऑफ इरोजन के सिद्धांत का आधार है। डेविस एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता और भूविज्ञानी थे। तो ये तीन शब्द संरचना, प्रक्रम और अवस्था, इनका क्या मतलब है? उनके अनुसार किसी भी भू आकृति मतलब लैंडफॉर्म का विकास इन तीन कारकों पर निर्भर करता है। संरचना यानी चट्टानों का प्रकार कैसा है, प्रक्रम यानी अपर्दन के कारक कौन से हैं जैसे नदी या हवा, और अवस्था मतलब समय या विकास का चरण। अच्छा, मतलब कोई भू आकृति अपनी युवावस्था में है या वृद्धावस्था में है? जी, उनके इस मॉडल को डेवेशियन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? यह कथन किस विद्वान का है? आपके विकल्प हैं कार्ल सावर, N.J. स्पाइकमैन, H.J. मैकिंडर, D.H. विटिल्सी। ये कथन है कार्ल सावर का। कार्ल सावर, इनके बारे में कुछ बताइए। कार्ल सावर एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। उन्हें सांस्कृतिक भूगोल का पिता माना जाता है। सांस्कृतिक भूगोल? हाँ, उनका मानना था कि भूगोल का मुख्य काम पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों और क्षेत्रों की विशेषताओं का अध्ययन करना है। उन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप की अवधारणा को बहुत लोकप्रिय बनाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मानव अपनी गतिविधियों से
जैसे खेती करके या शहर बसाकर प्राकृतिक भूदृश्य को कैसे बदलता है। बहुत दिलचस्प। अब अगला सवाल, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? डेविस, पेशल, पैंक या हटन? इसका सही उत्तर है पेशल। पेशल। हमने डेविस का नाम तो सुना है, पर पेशल का क्यों? देखिए, ऑस्कर पेशल एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। भू आकृति विज्ञान असल में पृथ्वी की सतह पर मौजूद स्थलारूपों का वैज्ञानिक अध्ययन है। पेशल ने स्थलाकृतियों के व्यवस्थित वर्गीकरण और उनके तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया। तो उन्होंने नींव रखी। हाँ, हालांकि डेविस ने इसे और ज्यादा विकसित किया, लेकिन पेशल को ही इसका संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, रुको और जाओ नियतिवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? एजे हर्बर्टसन, जॉर्ज थैथम, हार्टशॉन या ग्रिफिथ टेलर? इसके प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर। अच्छा, ये तो वही नवनियतिवाद वाली बात हो गई। बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, ये नवनियतिवाद का ही दूसरा नाम है। और वो ट्रैफिक कंट्रोलर वाला उदाहरण भी इन्हीं का है। हाँ, टेलर ने इसकी तुलना एक ट्रैफिक कंट्रोलर से की जो गति को धीमा या तेज कर सकता है, लेकिन दिशा नहीं बदल सकता। मतलब पर्यावरण मानव विकास की गति को प्रभावित कर सकता है, पर पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करता। एकदम सही। यह विचारधारा मानव और पर्यावरण के बीच एक संतुलित संबंध पर जोर देती है। बढ़िया। अब अगला सवाल, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? विडाल डी ला ब्लॉश, जीन ब्रूंच, हेटनर या एच.एच. बैरोज? यह परिभाषा एच.एच. बैरोज ने दी थी। एच.एच. बैरोज। और मानव पारिस्थितिकी से उनका क्या मतलब था? हार्ये एच. बैरोज एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। मानव पारिस्थितिकी का दृष्टिकोण मनुष्यों और उनके प्राकृतिक वातावरण के बीच के संबंधों और अंतःक्रियाओं के अध्ययन पर केंद्रित है। मतलब इंसान पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। हाँ, और उसे कैसे संशोधित करता है। यह दृष्टिकोण भूगोल को सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों के बीच एक सेतु की तरह देखता है। ठीक है। अगला प्रश्न, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स, टॉलमी, स्ट्रेबो या थियोफ्रास्टस? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थेल्स को माना जाता है। थेल्स? ये तो बहुत प्राचीन दार्शनिक थे, है ना? जी, थेल्स मिलेटस के एक पूर्व सुक्राती यूनानी दार्शनिक थे। उन्हें ग्रीस के 7 ऋषियों में से एक माना जाता है। तो भूगोल में उनका क्या योगदान था? उन्होंने ज्यामिति के सिद्धांतों का उपयोग करके पिरामिडों की ऊंचाई और किनारे से जहाजों की दूरी को मापा। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया। हाँ, गणितीय भूगोल पृथ्वी को मापने, उसके आकार और गतियों का अध्ययन करने और मानचित्र बनाने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग करता है। थेल्स ने ही इसकी नींव रखी थी। समझ गया। अगला कथन है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। ये कथन किसका है? फैब्रे, ब्लॉश, सैम्पुल या जीन ब्रूंच? ये कथन जीन ब्रूंच का है। जीन ब्रूंच, ये किस विचारधारा से जुड़े थे? जीन ब्रूंच एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे और वो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लॉश के छात्र थे। मतलब संभववाद। बिल्कुल। ये कथन मानव पर्यावरण संबंधों की मौलिक सच्चाई को दिखाता है। ब्रूंच ने मानव भूगोल के अध्ययन में ठोस दिखने वाले तथ्यों जैसे कि घर, सड़कें और खेत, इनके महत्व पर बहुत जोर दिया। ठीक है। अब एक और पिता वाला सवाल, क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर, एच.जे. हर्बर्टसन, फ्रेडरिक रेडजेल या हम्बोल्ट? क्षेत्रीय भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। कार्ल रिटर? हाँ, कार्ल रिटर एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। उन्हें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के साथ आधुनिक भूगोल के संस्थापकों में से एक माना जाता है। और क्षेत्रीय भूगोल क्या है? क्षेत्रीय भूगोल का दृष्टिकोण पृथ्वी की सतह को अलग अलग अद्वितीय क्षेत्रों में बांटकर उनका अध्ययन करता है। रिटर का मानना था कि हर क्षेत्र की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। मतलब वो मानव इतिहास पर पर्यावरण के प्रभाव को भी देखते थे। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इसी पर जोर दिया। उनका प्रमुख ग्रंथ अर्धकुंडे है। दिलचस्प। अगला सवाल भी इन्हीं से जुड़ा लगता है। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? ब्लॉश, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर या जीन ब्रूंच? इसका जवाब भी कार्ल रिटर ही है। अच्छा, तो उन्हें क्षेत्रीय और मानव भूगोल दोनों का प्रणेता माना जाता है।
ऐसा क्यों? ये दिलचस्प है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जो क्षेत्रीय दृष्टिकोण था वो मुख्य रूप से मानव केंद्रित था। वो ये समझने पर ध्यान केंद्रित करते थे कि किसी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं वहां रहने वाले लोगों के इतिहास और संस्कृति को कैसे प्रभावित करती हैं। मतलब उनका क्षेत्र का अध्ययन असल में मानव का ही अध्ययन था। सही कहा। उन्होंने भूगोल को एक अनुभवजन्य विज्ञान यानी एम्पेरिकल साइंस बनाया। अब हमारी चर्चा का आखिरी प्रश्न। एक और प्रसिद्ध कथन है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसका कथन है? ब्लॉश, हंटिंगटन, कुमारी सेम्पल या हम्बोल्ट? ये प्रसिद्ध कथन कुमारी सेम्पल का है, एलन चर्चिल सेम्पल। कुमारी सेम्पल ये किस विचारधारा की थी? कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थीं। वो फ्रेडरिक रैटजेल की छात्रा थीं और पर्यावरणीय नियतिवाद की एक प्रमुख प्रस्तावक थीं। और इस परिभाषा का क्या मतलब है? यह परिभाषा मानव भूगोल की गतिशील प्रकृति पर जोर देती है कि पृथ्वी भी बदल रही है और मानव भी, और इन दोनों के बीच का संबंध भी लगातार बदल रहा है। अच्छा, एक डायनामिक रिलेशनशिप। जी। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, जो उनके विचारों को और स्पष्ट करती है। तो आज हमने भौगोलिक विचारधाराओं के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। वाकई बहुत कुछ जानने को मिला। हाँ, ये एक बहुत ही मौलिक विषय है। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल, जिसका जवाब वो कमेंट में दे सकते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। नमस्कार।